अगर आप एक रेगुलर इंटरनेट यूजर हैं तो आपने एक मिस्टीरियस केस के बारे में जरूर सुना होगा। इसके बारे में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बातें होती हुई सुनी होंगी और जब आप इसको जानेंगे तो आप कहेंगे कि विकी सच में पॉसिबल है। और इस स्टोरी का एंडिंग ट्विस्ट आपको मजबूर कर देगा ये पूरी वीडियो दोबारा देखने के लिए। साथ ही में इस पूरे केस को बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला बनाता है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कि इस केस से रिलेटेड है। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको इस स्टोरी के अंदर सुनाऊंगा और आप भी कहेंगे कि नहीं विकी कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपकी थ्योरीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप अपना विचार जरूर लिखें। साथ ही में मैं अपनी थ्योरी भी इस स्टोरी के एंडिंग में आपको सुनाने वाला हूँ कि आखिर यहाँ क्या हुआ हो सकता है। बट उससे पहले आप अपने सवाल जो भी आप पूछना चाहते हो मुझसे वो नीचे कमेंट्स में जरूर लिख दें ताकि मैं आने वाली वीडियोज में उनको पिक कर लूँ। और आज भी मैं इस वीडियो के एंड में 5 सवाल पिक करूंगा जो पिछली वीडियोज के अंदर पूछे गए थे। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरा कंटिन्यूअसली बरकरार है पिछले कुछ सालों से कि आपके अंगूठे को क्या बीमारी है जो आप इसको लाइक बटन के साथ टच नहीं कर सकते। अगर कुछ समस्या है तो आप मेरे साथ उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के टेक्सास के सैन एंजेलो शहर में जाना पड़ेगा और दिन था 9 अगस्त 2013 का। जी हाँ, 9 अगस्त मेरा बर्थडे भी होता है। 9 अगस्त 2013 का। और इसी सैन एंजेलो शहर में रहने वाला 32 साल का काइल लॉसन नाम का एक बंदा अपनी वाइफ के साथ अपने घर पर आराम से सोया हुआ था और आधी रात के इस टाइम पर अचानक से काइल का फोन बजा और उसने नींदों में अपना फोन उठाया और अपने फोन के ऊपर नाम देखा कि किसका फोन है। और ये नाम देखते ही उसका दिमाग ठनक चुका था। क्यों? क्योंकि ये फोन उसके भाई का था, 26 साल के ब्रैंडन का। और काइल ने नींदों में ही फोन उठाया और इससे पहले कि काइल हेलो भी बोल पाता इतने में ही दूसरी साइड से ब्रैंडन वो बहुत जोर जोर से बोल रहा था कि काइल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। काइल ने उसको कहा कि शांत हो जा ब्रैंडन और आराम से मुझे बात बता, बात क्या है। ब्रैंडन ने बताना शुरू किया कि वो रात को अपना मिनी ट्रक उठाकर घर से निकला था और वेस्ट टेक्सास से होते हुए, हाईवे से होते हुए नॉर्थ की तरफ जा रहा था। बट बीच में ही उसके ट्रक का पेट्रोल खत्म हो चुका है और वो बीच में ही इस हाईवे पर अटक चुका है। अब काइल के माइंड में बहुत सारे सवाल। उसने पूछा कि पहली बात तो तू वेस्ट टेक्सास की तरफ जा क्यों रहा था, तुझे क्या काम था? और दूसरा, अगर तुझे जाना भी था तो पहले से ही पेट्रोल डलवा कर निकलता। अब तेरे को रात के टाइम पर पेट्रोल देने के लिए कौन आएगा? यहाँ बात रोकते हुए ब्रैंडन ने कहा कि मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अपने घर से भागने की कोशिश कर रहा था और बीच में ही उसके पीछे 3 लोग पड़ चुके थे। एक गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे और वो गाड़ी उसका पीछा कर रही थी और वो हाईवे पर बहुत तेजी से अपने ट्रक को भगाते हुए उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। बट एट द मीन टाइम बीच में ही उसके ट्रक का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके बाद ब्रैंडन अपने ट्रक से बाहर निकला, साइड में बैठा छुपते छुपाते कि कहीं वो 3 लोग अभी भी उसको देख तो नहीं रहे, उसको ढूंढ तो नहीं रहे। और वो बहुत ही सीक्रेटली अपने भाई काइल को फोन कर रहा है। उसने काइल को कहा कि एक काम करो, तुम पेट्रोल की एक टंकी भरवा कर लेकर आओ फटाफट से और मुझे सीक्रेटली यहाँ पर आकर देकर जाओ, किसी को पता ना चले। जैसे ही सारी बातें काइल ने सुनी, अब उसको यहाँ पर परेशान होना चाहिए था क्योंकि उसका भाई एक रियल डेंजर के अंदर था। बट काइल को पता था कि नहीं, ये सब बकवास कर रहा है, इसके पीछे कोई भी 3 आदमी नहीं पड़े जो इसका पीछा कर रहे हो और ये बस बहाने बना रहा है किसी तरीके से मैं इसके पास पहुंच जाऊं ये पेट्रोल की टंकी लेकर, क्योंकि ये सारी स्टोरी मुझे नशे में बता रहा है। जरूर इसने कोई गंदा माल फूका हुआ है क्योंकि इसको पहले से ही माल पीने की आदत है, तो इसने जरूर अभी कोई माल वाल पी रखा है तभी ये मुझे बोल रहा है। वरना ऐसे कोई भी इसके पीछे कोई क्यों ही पड़ेगा, 3 बंदे इसका पीछा कोई क्यों ही करेंगे। अब असल में इस ब्रैंडन का पिछला लंबा चौड़ा इतिहास रहा था माल वाल पीने का, ड्रग्स की स्मगलिंग करने का। लेकिन पिछले 6 महीनों से इसने अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। इसकी पत्नी लेडेसा और उसके 4 बच्चे, ये लेडेसा के 4 बच्चे जो थे ये ब्रैंडन से नहीं हुए थे। लेडेसा पहले से ही मैरिड थी और अपने पति को डाइवोर्स देकर उसने ब्रैंडन से शादी करी थी। अब अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए, अपनी पत्नी का ध्यान रखने के लिए पिछले 6 महीनों से ब्रैंडन ने ड्रग्स वगैरह छोड़ी हुई थी। लेकिन 2 दिनों पहले यानी कि 7 अगस्त को भी ब्रैंडन ने काइल को फ़ोन किया था और सिर्फ ये पूछने के लिए कि ब्रो देखो मैंने 6 महीने से ना कोई माल वाल नहीं पिया, लेकिन अब थोड़ी सी ना मुझे चुलसी हो रही है, कुछ माल वाल पी लूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अपने इलाके में यहाँ बढ़िया माल कौन सप्लाई करता है। अब इस बात पर काइल ने अपने छोटे भाई ब्रैंडन को बहुत सुनाया, उसको धमकाया कि अब तुम परिवार वाले हो, उनका ध्यान रखो, बीवी बच्चों को संभालो। बट ब्रैंडन ने काइल की बात नहीं सुनी। उसने बस कहा कि अगर तुम्हें पता हो तो तुम मुझे बता दो, फालतू का ज्ञान मत दो, अभी मुझे माल चाहिए है और वो मैं किसी भी तरीके से ढूंढ लूंगा। ये कहकर ब्रैंडन ने फोन रखा और ऑब्वियसली 2 दिन बीत चुके थे। अब रात के टाइम पर ब्रैंडन
अपने बड़े भाई काइल को फ़ोन कर रहा है और बोल रहा है कि मेरे ट्रक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, तुम आकर मुझे देकर जाओ, मेरे पीछे 3 लोग पड़े हुए हैं, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई भी बड़ा भाई यही समझेगा कि इसने नशा पता फूंक रखा है, तभी ये ऐसी स्टोरीज बना रहा है, ये कोई भी रियल डेंजर के अंदर नहीं है। और इनफैक्ट ये वेस्ट टेक्सास की तरफ जा रहा है, इसको कोई काम भी नहीं होगा वहां पर, ये जस्ट अपनी पत्नी से लड़ाई करके घर से बाहर निकला होगा, क्योंकि माल पीने के बाद ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहता। और ऑब्वियसली उसकी पत्नी उसके साथ झगड़ा करती होगी कि तुम माल वाल ना पिया कर, उसने रोका होगा नशा पता फूकने से, और इस बात पर इन दोनों की लड़ाई हो गई होगी। और अपनी पत्नी से कुछ टाइम के लिए दूर जाने के लिए ये वहां से निकला होगा वेस्ट टेक्सास में। इन दोनों के माता पिता का, यानी कि काइल और ब्रैंडन के माता पिता वेस्ट टेक्सास में रहा करते थे, तो हो सकता है ये अपने माता पिता के पास थोड़े दिनों के लिए रहने के लिए जा रहा हो। और आज 9 अगस्त 2013 की रात को इस कॉल पर जैसे ही काइल ने वो सारी स्टोरी सुनी ब्रैंडन को उसने बहुत शांति से समझाना शुरू किया कि देखो, मुझे पता है तुम्हारे पीछे कोई भी 3 बंदे नहीं पड़े हुए जो तुम्हारा पीछा कर रहे हो, तुमने जस्ट माल पिया हुआ है, तुम नशे के अंदर हो और वही टेंट्रम्स तुम अभी फैला रहे हो, इसलिए अच्छा होगा, और रात बहुत हो चुकी है, अपने घर जाकर आराम से सो जाओ, अपनी पत्नी के पास अपना रेस्ट करो। लेकिन ये बात सुनकर ब्रैंडन और ज़्यादा हाइपर हो चुका था। उसने अपने भाई को कहा कि काइल, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पीछे 3 बंदे पड़े हुए हैं, वो कभी भी आकर मुझे कैप्चर कर सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम सिर्फ मुझे पेट्रोल की टंकी भरवा कर ला दो, मेरी सिर्फ इतनी मदद कर दो, मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ। अब काइल ने जैसे सारी बातें सुनी, ऑब्वियसली वो उसका छोटा भाई था, वो हमेशा से बचपन से ही साथ रहते आए हैं और दोनों भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार भी था। काइल समझ चुका था कि नहीं यार, ये ऐसे तो नहीं मानने वाला, ऑब्वियसली मेरी रात अब ये खराब करने ही वाला है और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और तब काइल ने ब्रैंडन को कहा कि ठीक है, तुम शांत रहो और मैं कुछ देखता हूँ, जुगाड़ करता हूँ, टंकी वगैरह ढूंढता हूँ और यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकलता हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बताओ। ब्रैंडन ने एग्जैक्ट लोकेशन बताई और काइल ने माइंड में अंदाज़ा लगाया कि ये उसके घर से तकरीबन 40 से 45 मिनट दूर है, वो ड्राइव करके आएगा तो इतनी देर उसको लगेगी। ब्रैंडन ने कहा कि ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम फटाफट से आ जाओ। ये कहकर ब्रैंडन ने फ़ोन रखा, काइल ने भी फ़ोन रखा और अंगड़ाई लेते हुए अपने बेड से उठा। साइड में सो रही अपनी पत्नी उसको जगाया और कहा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मुझे जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम अकेले मत जाओ, इस टाइम पर अकेले जाना ठीक नहीं है बिल्कुल भी, हो सकता है वहाँ कुछ और भी हो, कुछ और ट्रैप सा हो रखा हो, बट इतने रात को अकेले जाना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब ना सिर्फ उसकी पत्नी रेडी थी, यहाँ उसकी पत्नी के साइड में उनका 4 साल का बेटा भी सो रहा था। अब जब ये सब बातें हो रही थी तो वो 4 साल के बेटे की भी नींद खुल गई और उसने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब ये तीनों लोग तैयार हो चुके थे यहाँ से निकलकर उस 45 मिनट दूर ब्रैंडन को तेल देने के लिए जाने के लिए। शूट से बीच में ब्रेक लिया था तो वो पहले वाली शर्ट खराब हो गई, सो ये वाली डाली है, इस चीज़ को इग्नोर करना। खैर, काइल और उसकी पत्नी और उसका 4 साल का बच्चा अब इस हाईवे के ऊपर थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। बीच रास्ते में काइल ने अपनी पत्नी से कहा कि शायद हमें अपने बच्चे को साथ लेकर इस टाइम पर नहीं आना चाहिए था, और पर्सनली मुझे भी यही लग रहा है कि इस टाइम पर दोस्त काम आते हैं, मतलब कि आपकी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि रात को 12, 1 बजे, 2 बजे आप किसी को फ़ोन करें तो आपके लिए तैयार हो। ये क्या मतलब है पूरे परिवार को डिस्टर्ब करना। खैर, काइल अब गाड़ी चलाते चलाते आगे की तरफ जा रहा है। अब ये रोड कुछ ज़्यादा भरा हुआ नहीं, इसके आसपास कोई भी चीज़, कोई रेस्टोरेंट, कोई पेट्रोल पंप वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ। ये पूरा रोड एकदम खाली और कोई भी ट्रक साइड में खड़ा होगा तो दूर से ही नजर आ जाएगा। और काइल अपनी पत्नी को कह रहा था कि एक काम करो, तुम राइट साइड में देखो और मैं लेफ्ट साइड में देखता हूं, तुमको क्या कोई ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है? बट इन दोनों को दूर दूर तक ब्रैंडन का खड़ा हुआ ट्रक दिखाई नहीं दिया। बट थोड़ी और आगे चलने के बाद फाइनली काइल की पत्नी ने कहा कि देखो, एक ट्रक वहां पर खड़ा है। और काइल ने भी उसको गौर से देखना शुरू किया और देखकर ही लग रहा था कि ये ट्रक रोड के साइड में पार्क किया गया है, इसकी कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं जल रही, सिर्फ बाहर एक पार्किंग का वो जो ट्रायंगल सा होता है जिसको साइड में रखते हैं रोड के, बस वही एक ट्रायंगल सा यहाँ लगाया गया था, ये दिखाने के लिए कि ट्रक साइड में पार्क किया हुआ है। दूर से उसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही थी। सो धीरे धीरे काइल अपनी गाड़ी उस ट्रक के पास लेकर गया और इमीडिएटली उसको रियलाइज हो चुका था कि ये ट्रक ब्रैंडन का ही है। काइल ने अपनी गाड़ी साइड में लगाई, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को कहा कि तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं बाहर निकलकर ब्रैंडन से बात करके आता हूँ और उसके जो पेट्रोल उसने मंगाया है ये देकर आता हूँ। काइल अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उस पेट्रोल वाली टंकी को हाथ में लेकर उस ट्रक के पास जाने लगा, लेकिन उसको देखकर ही समझ आ रहा था कि इस ट्रक के आसपास कोई भी नहीं है। उसने उछल उछल कर ट्रक की खिड़की के अंदर देखना शुरू कर दिया, लेकिन वो कुछ ज्यादा शोर भी नहीं मचा सकता, क्योंकि अगर वो ऐसे प्रिटेंड करता कि वो ब्रैंडन को ढूंढ रहा है तो वो जो 3 लोग ब्रैंडन के पीछे पड़े हुए थे उनको पता लग जाता कि ये बंदा ब्रैंडन को ढूंढते हुए आया है और उनको ब्रैंडन की लोकेशन पता लग जाएगी। इसलिए वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो एक अनजान बंदा है और इस ट्रक के पास आकर बस खड़ा है। वो इधर उधर बस देखने लगा कि ब्रैंडन आखिर कहाँ छुपा हुआ है
ऑब्वियसली ये बात तो साफ थी कि अगर ब्रैंडन ट्रक के अंदर नहीं है तो वो किसी आसपास की झाड़ी के अंदर छुपा होगा, ताकि वो 3 लोग इस ट्रक के पास आए तो उनको ब्रैंडन वहां ना मिले। काइल ने ट्रक के नीचे झुक कर देखा कि क्या पता ब्रैंडन इसके नीचे छुपा हुआ हो, लेकिन वहां भी रोड पूरा क्लियर। लेकिन अब काइल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकला था उसी टाइम पर इस ब्रैंडन ने फोन कर करके काइल को परेशान कर दिया था। क्योंकि जिस मोमेंट पर काइल अपनी गाड़ी लेकर घर से बाहर निकला था उसी टाइम से इस ब्रैंडन ने बार बार काइल को फोन करना शुरू कर दिया कि कहां पहुंचे, जल्दी आओ, ये लोग मेरे पास पहुंचने वाले हैं, मुझे उठा कर ले जाएंगे, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मुझे बस पेट्रोल देकर जाओ फटाफट से। इनफैक्ट अभी कुछ मिनटों पहले भी उसका कॉल आया था कि मैं यहां ट्रक के पास ही हूं, बट अब इस टाइम पर काइल जब ट्रक के पास पहुंच चुका है तो उसको ब्रैंडन कहीं भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा। ब्रैंडन आखिर गया तो गया कहां? काइल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि एक तो उसको वो सीक्रेटली ये पेट्रोल उस तक पहुंचाना था, किसी को भी नोटिस नहीं होना था कि वो यहां पर इसको पेट्रोल देने के लिए आया है। और तभी सडनली काइल का फोन बजा। अब जैसे उसने फोन निकाला और ये फोन किसी और का नहीं बल्कि ब्रैंडन का ही था। काइल ने बहुत ही गुस्से में फोन उठाया, अपने दूसरे हाथ में वो बोतल पकड़े हुए है और उसको बोल रहा है कि ब्रैंडन, तुम्हारे कहने पर मैं इतनी दूर से पेट्रोल लेकर तुम्हारे पास आया हूं और तुम यहां ट्रक के पास हो ही नहीं। तभी ब्रैंडन ने कहा कि काम करो, तुम्हारे पीछे देखो। जैसे ही काइल पीछे मुड़कर उसने देखा हाईवे पर दूर से एक गाड़ी उसके पास आ रही थी। अब उसकी हेडलाइट्स को देखकर, उसके ऊपर लगी हुई लाइट्स को देखकर समझ चुका था कि ये गाड़ी एक पुलिस की गाड़ी है और धीरे धीरे ये पुलिस वालों की गाड़ी उसके पास आ रही है। ये गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जिसको देखकर क्लियरली समझा जा सकता था कि ये गाड़ी धीरे धीरे उसके पास आ रही है। और इसको देखकर अंदाजा ये भी लगाया जा सकता था कि ये गाड़ी इसके पास आकर रुकेगी, यानी कि काइल के पास आकर रुकेगी और उसे पूछेगी कि हाँ भाई बता, इस टाइम पर तेरे को क्या बीमारी है, तू यहाँ क्या कर रहा है अकेले इस टाइम पर। क्योंकि हम भी जब बाहर रात को घूमते हैं तो कोई ना कोई पुलिस वाले की गाड़ी आकर पेट्रोलिंग जो कर रही होती है वो हमसे हमारी सेफ्टी के लिए पूछती है। ये उनका रूल है और ऐसा करना भी चाहिए सेफ्टी के लिए। अब ब्रैंडन को वो फोन पर बोल रहे हैं कि ये गाड़ी का क्या मतलब है, मैं क्या करूं इस गाड़ी का। तब ब्रैंडन ने कहा कि काम करो, तुम इस गाड़ी से दूर भागो, इनके हाथ तुम नहीं लगने चाहिए। और जैसे ये बात काइल ने सुनी, काइल के माइंड में 2 चीजें चल रही थी एक साथ। पहली तो ये कि इस पुलिस वाली गाड़ी का ब्रैंडन के साथ क्या लेना देना है, और दूसरा अगर वो इस गाड़ी को देख पा रहा है, मुझे देख पा रहा है, मतलब ब्रैंडन कहीं आसपास ही है, उसको ये सारा कुछ क्लियरली दिख रहा है, तभी तो वो उसको फोन पर बता रहा है कि तुम्हारे पीछे एक गाड़ी आ रही है और तुम गाड़ी के हाथ मत लग जाना, ये पुलिस वाले तुम्हारे पास नहीं आने चाहिए, मतलब ब्रैंडन कहीं आसपास है और वो देख रहा है सब कुछ। काइल बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड इधर उधर देखने लगा, क्योंकि उसके माइंड में यह था कि ब्रैंडन आखिर है कहां पर, लेकिन उसको दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये हाईवे, इसके आसपास क्लियरली रेगिस्तान और बिल्कुल फ्लैट रेगिस्तान, यहां कोई घास फूस नहीं, कोई बड़े पेड़ वगैरह नहीं, कोई झाड़ी वगैरह नहीं जहां पर ब्रैंडन जाकर छुप सके। और अगर ऐसा है तो आखिर ब्रैंडन छुपा हुआ कहां है, वो उसको दिख क्यों नहीं रहा। वो ये तो क्लियरली है कि वो कहीं आसपास है, तभी तो वो देख पा रहा है सारी चीजें। और दूसरा, काइल समझ चुका था कि वो ये पुलिस वालों को अपने पास आने से क्यों मना कर रहा है, कि वो इन पुलिस वालों के हाथ ना चढ़े, क्योंकि असल में इस ब्रैंडन का एक सर्च वारंट जारी हो रखा था। पिछले कुछ दिनों से पुलिस वाले इस ब्रैंडन की तलाश में थे। इनफैक्ट इस ब्रैंडन का फोन भी टैपिंग पर चल रहा था, मतलब कि वो इसको ट्रेस कर रहे थे कि ब्रैंडन कहां जा रहा है, ताकि वो इसको गिरफ्तार कर सके। असल में पुलिस वालों को कुछ दिनों पहले टिप मिली थी कि इस ब्रैंडन ने दोबारा से कहीं से ड्रग्स खरीदी हैं। अब क्योंकि पहले भी ड्रग्स से रिलेटेड केस इस ब्रैंडन के ऊपर चल रहे थे, लेकिन 6 महीने बीच में बिल्कुल सोबर रहा, सोफी रहा, इसने कोई नशा पता माल नहीं फूका। लेकिन अब दोबारा से पुलिस वालों को ये टिप मिली थी कि इसने कहीं से माल खरीदा है, तो पुलिस वाले इसके पीछे पड़ चुके थे। इसके लिए एक एक्टिव सर्च वारंट जारी किया जा चुका था। ऑब्वियसली साफ था कि जो भी कोई ब्रैंडन से बात करेगा पुलिस वाले उससे भी पूछताछ करेंगे। तो काइल फोन पर ब्रैंडन से पूछ रहे कि अब ये पुलिस वाले मेरे पास आ रहे हैं, मैं ऐसे भाग नहीं सकता, मेरे बच्चे सामने खड़े हैं गाड़ी में और मैं यहां से भागूंगा तो ये अपनी गाड़ी मेरे पीछे लगा लेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा इन्हें। ब्रैंडन ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मेरे बारे में कुछ मत बताना, अपने बारे में कुछ मत बताना और इस बात को यहीं रफा दफा कर देना। ये बोलकर ब्रैंडन ने फोन कट कर दिया और इसी मोमेंट पर वो गाड़ी पुलिस वालों की धीरे धीरे काइल के पास पहुंच चुकी थी और उन्होंने उतरकर काइल से पूछताछ करनी शुरू करी। सबसे पहले उस पुलिस वाले ने अपना नाम इंस्पेक्टर नील बताया और नील ने क्लियरली बताया काइल को कि हमें एक 911 कॉल आई थी। 911 वहां का इमरजेंसी नंबर है। और पुलिस वाले ने कहा कि हमें एक 911 कॉल आई थी एक ड्राइवर की, जिसने कहा था कि मैं हाईवे के इसी पॉइंट पर कहीं आसपास फंस चुका हूं, मेरी गाड़ी का तेल खत्म हो चुका है और प्लीज मेरी मदद करिएगा। अब उसकी कॉल का रिस्पॉन्ड करते हुए ही हम यहां पर उसकी मदद करने के लिए पहुंचे हैं। क्या तुम वो ड्राइवर हो? क्या तुमने वो कॉल करी थी? बट काइल ने मना कर दिया कि नहीं 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 जनाब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, वो मैं नहीं हूं जिसने आपको कॉल करी थी, बल्कि ये ट्रक मेरे भाई का है और हो सकता है उसी ने आपको कॉल करी हो। अब इस मोमेंट पर काइल
अंदर से बताना चाह रहा था, सब कुछ सच बताना चाह रहा था पुलिस वालों को, लेकिन एट द एंड उसको अपने भाई को प्रोटेक्ट भी करना था। वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता। उसने ना ही अपने भाई का रियल नाम बताया, ना ही अपना खुद का असली नाम बताया, बस बातों को यही रफा दफा करने की कोशिश कर रहा था। और लास्ट में काइल ने बस यही बोला कि हो सकता है मेरा भाई खुद ही वेट करते करते कहीं आसपास के पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने के लिए चला गया हो, पैदल ही यहाँ से। उसने मुझे भी फोन कर दिया था और पीछे से उसके मैं भी पहुंच गया, बट हो सकता है वो कहीं आगे निकल गया हो। सो अगर आप माइंड ना करें तो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें मेरे बीवी और बच्चे बैठे हैं। अगर आप कहो तो मैं अपनी गाड़ी में बैठकर आसपास के एक बार हाईवे के ऊपर चक्कर लगा के आऊं, ताकि मुझे कहीं ना कहीं मेरा भाई दिख जाए और मैं उसकी हेल्प कर सकूं। अब इंस्पेक्टर नील को ये सारी बातें बहुत ज़्यादा जेन्युइन सी लगी, उसको बहुत ही सेटिस्फाइंग सी लगी कि हाँ ठीक है, लड़का अपने भाई की मदद करने के लिए आया है, अपने बच्चों के साथ आया, कुछ भी इसमें फाउल प्ले नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा कि बिल्कुल हाँ, आप जाओ अपने बीवी बच्चों को संभालो और एक बार राउंड भी लगा के आओ, हम भी ढूंढेंगे कि आपका वो भाई कहाँ पर है, ताकि हम उसकी हेल्प कर सकें। सो काइल वापस अपनी वही पेट्रोल की बोतल लेकर अपनी गाड़ी में गया, वापस अपने बीवी बच्चों से मिला और अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके सीधा आगे की तरफ निकल गया। काइल बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि ये पुलिस वाले आखिर करते क्या हैं, क्या वो उसके पीछे आते हैं या फिर वो ट्रक की तलाशी करते हैं या फिर वो ब्रैंडन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। बट पुलिस वाले वहां खड़े होकर जस्ट बातें कर रहे थे। काइल जब इतनी दूर आ गया कि हाँ पुलिस वाले अब उसको नहीं देख सकते, काइल ने तुरंत अपनी गाड़ी साइड में लगाई, अपना फोन जेब से बाहर निकाला और बहुत ही गुस्से में अपने भाई ब्रैंडन को फोन करने लगा, क्योंकि उसने इतनी भसड़ मचा दी थी रात के टाइम पर। आधी रात से भी ऊपर का टाइम हो रखा है, वो अपने बच्चों के साथ आया है और वो ऐसे नाटक कर रहा है नशे में आकर। काइल बार बार फोन कर रहा है लेकिन ब्रैंडन ने फोन उठाई नहीं। काइल को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है, अब उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको वापस घर चले जाना चाहिए या फिर ये पेट्रोल की बोतल का वो क्या करे, या फिर ब्रैंडन आखिर है कहाँ पर, उसको कोई आइडिया नहीं है। और इतनी बार फोन करने के बाद भी जब ब्रैंडन ने फोन नहीं उठाया तो काइल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो अपनी गाड़ी के अंदर वापस आकर बैठा, अपनी बीवी से बात करने लगा कि इस ब्रैंडन का मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ बुलाकर अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, आई डोंट नो वो कहाँ छुपा हुआ है। ऑब्वियसली वो कहीं आसपास ही, तभी तो वो हमें देख पा रहा था, लेकिन वो हमसे आकर मिला नहीं, इसलिए हम उसको पेट्रोल नहीं दे पाए। अभी हमें वापस अपने घर चलना चाहिए। पीछे बैठा काइल का बच्चा 4 साल का, वो भी रोने लग गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। इनफैक्ट काइल की पत्नी भी साइड में, वो भी बार बार बोल रही थी कि देखो यार रात के 2 बज चुके हैं, अब तो हमें फाइनली घर चलना चाहिए। आई नो तुम्हारा जो भाई है वो अडल्ट है, सो उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ये बिलीव रखो भगवान के अंदर, वो जहाँ भी होगा सेफ होगा। जब उसका नशा ढीला होगा वो वापस अपने घर आ जाएगा, अपनी पत्नी लेडेसा के पास। सो काइल ने दोबारा से अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, एक यू टर्न लिया और यू टर्न लेकर सीधा वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। बीच में वापस ब्रैंडन का ट्रक आया और उसी ट्रक के बराबर में अभी भी इंस्पेक्टर नील की गाड़ी खड़ी थी और वो लोग खड़े होकर बाहर बातें कर रहे थे। बट काइल रुका नहीं, काइल ने सीधा अपनी गाड़ी उनके आगे से निकाली और जस्ट अपने घर जाकर अपने बेड पर आराम से वापस सो चुके थे। सोते सोते काइल बस यही सोच रहा था कि सुबह होगी तो ब्रैंडन उसको फोन करेगा और वो उसको सारा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा जब उसका नशा ढीला हो जाएगा कि आखिर उसके साथ रात को क्या क्या कुछ हुआ। और एट द सेम टाइम जब काइल घर पर पहुंचा था, इंस्पेक्टर नील अभी भी उसी ट्रक के पास खड़े थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ इस ट्रक की पूरी जांच करी, लेकिन अंदर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला जिससे वो इस ट्रक को सीज कर सकें। ना ही उसके अंदर कोई फ़ोन था, ना ही उसके अंदर कोई चाबी थी, ना ही उसके अंदर कोई पर्स वगैरह था जिससे पहचान हो सके कि ये ट्रक किसका था। बट इंस्पेक्टर नील भी वहां कब तक वेट करेंगे। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पूरी रात नहीं वेट करने वाला, सुबह होगी तो मैं एक बार फॉलो अप कॉल ले लूंगा। जिसने कॉल किया था यानी कि ब्रैंडन के पास, वो 911 वाले ऑफिस से उसका नंबर लेकर एक बार पूछताछ कर लेंगे कि आखिर तुमको तेल मिला या नहीं मिला और रात को तुम सही सलामत अपने घर पहुंचे या नहीं पहुंचे। और ये सब लोग मिलकर अब सुबह होने की वेट कर रहे थे। अगली सुबह 8 बजे इंस्पेक्टर नील अपने घर जाने से पहले एक बार उनको चेक करना था कि रात को जिस ट्रक के लिए वो गए थे कॉल पर, क्या वो ट्रक वहां से अभी जा चुका है। सो इंस्पेक्टर नील अपनी गाड़ी लेकर सीधा उसी हाईवे से होते हुए उस ट्रक वाली लोकेशन पर पहुंचे और उनको देखकर झटका लगा क्योंकि वो ट्रक अभी भी वहीं खड़ा था, उसके आगे वही पार्किंग रिफ्लेक्टर बोर्ड अभी भी रखा हुआ था। सो इंस्पेक्टर नील बहुत ज्यादा कंफ्यूज कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। उसका भाई भी यहाँ पेट्रोल देने आया था, वो तब भी यहाँ नहीं था, इसका ड्राइवर। और इनफैक्ट उसके भाई के अकॉर्डिंग इस ट्रक का ड्राइवर पैदल ही कहीं से तेल लेने गया होगा, तो हो सकता है उसके साथ बीच में कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो गया हो। वैसे इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि उसके साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर भी उनको अलग अलग एंगल से सोचना था क्योंकि ये ट्रक अभी भी यहीं खड़ा था। इंस्पेक्टर नील ने इस ट्रक का नंबर नोट किया क्योंकि उनको अब इस ट्रक के ओनर की यानी कि इसके ड्राइवर की लोकेशन ट्रेस करनी थी ताकि वो इसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सके, उसके बारे में पता कर सके। सो तुरंत उसका नंबर नोट करके इंस्पेक्टर नील अपनी गाड़ी लेकर आरटीओ के ऑफिस में गए और वहां जाकर उन्होंने जैसे ही इसके बारे में सर्च करना शुरू किया, उनको पता लगा कि ये ट्रक एक ब्रैंडन नाम के बंदे का है। उन्होंने तुरंत अपने ऑफिस में फोन लगाया जिस पुलिस स्टेशन में वो काम करते थे कि ये ब्रैंडन कौन है, उसका ट्रक वहां खड़ा है। अब जैसे ये बात वो सामने वाले अपने दूसरे पुलिस ऑफिसर से कर रहे थे, उसी टाइम पर उस पुलिस ऑफिसर के सामने लेडेसा बैठी हुई थी। जी हाँ,
इस ब्रैंडन की पत्नी। और ये लड़ैसा आकर उसने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसका पति रात से कहीं गायब है और वो घर से ये कहकर निकला था कि वो अपने माता पिता के पास जा रहा है, लेकिन वो ना तो उनके माता पिता के पास पहुंचा, ना ही वापस मेरे पास आया, और वो टोटली मिसिंग है। अब जैसे ही यहाँ वाले पुलिस ऑफिसर ने ब्रैंडन का नाम सुना, उसने इंस्पेक्टर नील को बताया कि उसकी पत्नी मेरे पास बैठी हुई है, उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आई है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर नील को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने रात को इस ब्रैंडन के भाई से बात करी थी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि उसके भाई की लड़ाई हो गई होगी, या फिर वो अपने माता पिता के घर जा रहा है, या फिर वो किसी और परेशानी में था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, मतलब कि काइल झूठ बोल रहा था। इसलिए उसको सबसे पहले काइल से ही बात करनी पड़ेगी। सो वो तुरंत काइल के घर पर गया उसे बात करने के लिए, और इमीडिएटली बात करने के साथ ही इंस्पेक्टर नील को समझ आ चुका था कि इनमें से किसी की भी कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ अपने परिवार में अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहे थे। काइल ने इंस्पेक्टर नील को सब कुछ बता दिया कि उसका भाई का वारंट निकला हुआ है और वो छुपके छुपाते इधर उधर घूमता रहता है। कल रात को हो सकता है वो नशे में था और इसी में हेलुसिनेट करके उसने मुझे फोन किया था। क्या पता सच में उसका ट्रक का पेट्रोल खत्म हुआ था, ये भी मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद करने के लिए वहां गया था। इनफैक्ट वो मुझसे वहां बात भी कर रहा था, लेकिन वो शायद हो सकता है आपकी गाड़ी को देखकर कहीं छुप गया हो। उसके बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैंने उसको कई बार फोन करने की भी कोशिश करी, लेकिन अभी तक मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। बट अब हमें वेरी सीरियसली इस केस की शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें किसी भी हाल में ब्रैंडन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्चुअल में मिसिंग हो चुका है। सो तुरंत ही इंस्पेक्टर नील ने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया, और आने वाले 4 दिनों तक बहुत सारे डॉग्स, बहुत सारी टीम्स इस ट्रक के आसपास के एरिया में, जहां ये ट्रक खड़ा था हाईवे पर, इसके आसपास के इलाके में बहुत बड़ी बड़ी टीम्स ने खंगाला इस पूरे इलाके को, क्योंकि यहाँ आसपास सारा रेगिस्तानी था, बहुत बड़ा इलाका था। यहाँ ढूंढने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली। इनफैक्ट रात के टाइम पे भी सर्च ऑपरेशन ना रुके, इसलिए उन्होंने थर्मल कैमराज का यूज़ किया। थर्मल कैमरा आपको पता होगा, जिसके अंदर बॉडी हीट साफ दिखाई देती है, चाहे रात हो या दिन हो, वो मैटर नहीं करता। अगर कोई भी गर्म चीज़ सामने होगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हीट होती है, कोई भी गर्म चीज़ सामने होगी तो कैमरा के अंदर तुरंत कैप्चर हो जाएगी। थर्मल कैमराज को भी हेलीकॉप्टर के ऊपर लगाकर पूरे रेगिस्तान के इस इलाके को छाना गया, लेकिन एब्सोल्युटली नो लीड्स। किसी को कुछ भी आइडिया नहीं लगा कि आखिर ब्रैंडन गया तो गया कहाँ। पुलिस वालों ने जिसकी प्रॉपर्टी थी, जिसके खेत इस हाईवे के ऊपर लगते थे आसपास, उन सभी मालिकों को बुलाया। उन सभी के सामने ब्रैंडन की फोटो दिखाई कि क्या पता इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इस आदमी को घूमते हुए देखा हो, बट सभी ने मना कर दिया। इनफैक्ट काइल ने पुलिस वालों के सामने वो 3 आदमी जो ब्रैंडन का पीछा कर रहे थे, ये वाला इंसिडेंट भी पुलिस वालों को बताया। सो पुलिस वाले अब टोटल 4 लोगों को ढूंढ रहे थे। 3 आदमी वो जो ब्रैंडन का पीछा कर रहे थे, और चौथा खुद ब्रैंडन। 4 आदमियों के बारे में पुलिस वालों ने आसपास के एक बहुत बड़े इलाके में पूछताछ करी, ग्राउंड ऑपरेशंस बहुत सारे किए, लेकिन एब्सोल्युटली नो लीड्स, एक बाल तक नहीं मिला आसपास के इलाके में ब्रैंडन का। अब पुलिस वाले भी इतना थक चुके थे कि उनको इस केस के ऊपर कोई ना कोई तो कंक्लूजन निकालना ही था। सो उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि क्योंकि ये ब्रैंडन पुराना पापी रहा है माल वाल पीने का, इसको आदत है नशे पते फूकने की, और क्योंकि उसके खिलाफ एक सर्च वारंट भी जारी था जिसमें पुलिस को उसकी तलाश थी, और क्योंकि उसकी अपनी पत्नी के साथ लड़ाई हुई थी, वो अपनी पत्नी से दूर भागना चाह रहा था, जिसका मतलब साफ था कि इन 3 कारणों की वजह से वो अपनी पत्नी से झूठ बोलकर घर से बाहर निकला, ट्रक में बैठा, ट्रक को यहीं छोड़कर वो यहाँ से सबको बेवकूफ बनाते हुए गायब हो गया कि लोग उसको पीछे यहाँ ढूंढते रहेंगे, और वो यहाँ से गायब हो चुका है। और ये बात सच भी है कि अगर कोई बंदा गलती से गुम हो जाए तो उसको ढूंढना बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर कोई बंदा जानबूझकर खुद को गायब करके रखे तो उसको ढूंढना पुलिस वालों के लिए भी मुश्किल होता है। एग्जैक्टली पुलिस वालों को भी यहाँ यही लग रहा था कि ब्रैंडन अपनी मर्जी से कहीं गायब हो गया है, जिसका मतलब साफ ये था कि ब्रैंडन कोई भी खतरे में नहीं है, वो एक अडल्ट है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है, और खुद हमें वेट करना चाहिए ब्रैंडन के वापस आने का। हमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सो पुलिस वालों के लिए एक बहुत ही ईजी सा केस था ओपन एंड शट का, कि बंदा अपने घर से अपनी मर्जी से भाग गया है, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। बट 14 अगस्त 2013 के दिन लडैसा यानी कि ब्रैंडन की पत्नी पुलिस स्टेशन में पहुंची अपने हाथ में एक पेपर लेकर, और इस पेपर के अंदर थे कॉल रिकॉर्ड्स। अब यहाँ तो अपने भारत में क्या है कि हम किसी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने हैं तो हमें पुलिस वालों के पास जाना पड़ेगा, वही लीगली तौर पर किसी के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा सकते हैं। बट अमेरिका के अंदर ये एक फैमिली वाला सिस्टम है, आई थिंक पहले तो था, अब है या नहीं मुझे नहीं पता, कि फैमिली में जो बंदे रजिस्टर्ड है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये लोग खुद के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा सकते हैं। और यहाँ लडैसा अपने पति ब्रैंडन के कॉल रिकॉर्ड्स लेकर पहुंची थी, और इसके अंदर बहुत ही भयानक चीज एक दिखने वाली थी। लडैसा ने बताया कि मैं इतनी ज़्यादा चिंतित हूं अपने पति के लिए कि मैं उसको हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रही हूं, और तब मैंने अपने पति ब्रैंडन के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, और इस कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर मुझे एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखी, और वो है ये।
उसने दिखाया कि रात को 12:50 पर जब वो अपने भाई काहिल को बार बार फ़ोन कर रहा था कि कहाँ पहुँचा, इन्हीं कॉल्स की भीड़ में उसने एक 911 कॉल को भी डायल किया था, यानी कि इमरजेंसी नंबर भी डायल किया था। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ब्रैंडन के पीछे 3 आदमी पड़े हुए हैं और ये बात उसने अपने भाई को भी बताई। उसके भाई को लगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, नशे में है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके पीछे 3 आदमी पड़े होंगे। और अगर ऐसा सच में था तो वो बंदे थे कौन? क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर तो ऐसा ही लग रहा है कि एक्चुअल में ब्रैंडन किसी मुसीबत में था तभी उसने 911 डायल किया था, जिसमें डिस्पैचर ने पुलिस ऑफिसर नाइल के पास वो कॉल फॉरवर्ड करी थी और नाइल उसको लुकआउट करने के लिए, उसका फॉलो अप लेने के लिए मौके पर पहुंचे थे। अब आप बस सोच कर देखिए, एक अपराधी जिसको भागने की आदत है, पुलिस वालों से बचने की आदत है, और वो पहले ही बचता बचाता फिर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, मतलब पुलिस उसको जहां भी देखेगी उसको पकड़ लेगी। तो वो बंदा अपने आप को बचाने के लिए पुलिस वालों के पास तो फोन नहीं करेगा। ये बात तो पक्की है कि वो खुद से तो पुलिस वालों के सामने जाएगा नहीं। तो यहां उसने जब 911 डायल किया था, मतलब साफ था कि ब्रैंडन सच में बहुत ज्यादा मजबूरी में था। वो अपनी जान बचाना चाह रहा था किसी से, पॉसिबली वो 3 आदमी जिसके बारे में उसने काइल को बताया था, उनसे वो बचता बचाता कहीं छुपा और उसने 911 डायल किया, साथ में अपने भाई को भी बार बार फोन कर रहा था। लडैसा ने कहा कि जनाब अब आप खुद सोच कर देखिए, जो बंदा भाग रहा हो पुलिस वालों से वो बहुत ज्यादा मजबूर ना हो तब तक पुलिस वालों की मदद नहीं लेगा। इनफैक्ट लास्ट मोमेंट तक जब काइल यहाँ मौके पर पहुंच चुका था तेल लेकर, जब उसने पुलिस वालों की गाड़ी आती हुई देखी तो उसने अपने भाई काइल को यही कहा था कि तुम किसी भी हाल में इन पुलिस वालों से बचो, इनके पास मत जाना, इनकी बातों का जवाब मत देना। मतलब कि लास्ट टाइम तक भी वो अपने आप को यही बचाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से पुलिस वाले उस तक ना पहुंचे और वो उनके पहुंचने के बाद या पहले किसी तरीके से वो पेट्रोल लेकर अपने ट्रक में डालकर यहां से निकल जाए। ये बात पुलिस वालों को भी थोड़ी अजीब तो लगी, सो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम एक बार वो 911 कॉल जो ब्रैंडन ने हमारे पास की थी, हम उसके एक बार कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अब ये जितनी भी इमरजेंसी कॉल्स होती हैं ये सारे रिकॉर्ड की जाती हैं ताकि बाद में काम आ सके, मौके पर सुनाई जा सके। सो तुरंत ही पुलिस इंस्पेक्टर नील ने 911 ऑफिस के अंदर फ़ोन करके कहा कि रात को 12:50 पर जो कॉल आई थी इस ब्रैंडन की, वो तुरंत हमें उसकी रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करो। और जल्दी वो रिकॉर्डिंग आ चुकी थी। जब ये रिकॉर्डिंग सबने सुनी तो सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे और इसके 2 रीज़न थे। पहला, इस पूरी कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर ब्रैंडन बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, मतलब वो डर रहा था किसी चीज़ से, वो बहुत ही दबी आवाज़ में बोल रहा था। लडासा ने बताया कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद थी, लेकिन वो इस कॉल के ऊपर बहुत ही लो साउंड कर रहा था, मतलब वो किसी से डर रहा है, किसी से छुपकर बात कर रहा है। और दूसरा, इस कॉल के कटने से जस्ट कुछ मोमेंट्स पहले इस कॉल पर ही ब्रैंडन वाली साइड से किसी और व्यक्ति की भी आवाज़ सुनाई दी। आप सबसे पहले एक बार वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। Yes, I'm in the middle of the field. The state was just pushing guys over it. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. You guys take the to the woods. Pretty flirty. Okay, now run that by. The one I talked to him. I sure you ran into him. Ah, you ran into him. Okay. That's the first guy. You need an ambulance? Yes, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Hello? 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 इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर पुलिस वालों के सारे पर्सपेक्टिव बदल गए। जहां वो अभी तक एक मिसिंग पर्सन की तलाश कर रहे थे, अब उनका माइंड बदलकर ये सोचने लगा कि ये एक सिर्फ गुमशुदगी की तलाश नहीं बल्कि हो सकता है एक मर्डर हो, क्योंकि इस कॉल पर ब्रैंडन ने बताया कि उसको कोई चेज कर रहा था और इस कॉल पर ही उनको किसी और की भी आवाज़ सुनाई दी। बेशक उनको अभी तक ब्रैंडन की बॉडी नहीं मिली, हो सकता है ब्रैंडन के साथ कुछ हो गया हो और उन्होंने ब्रैंडन की बॉडी को ठिकाने लगा दिया हो। पुलिस वालों ने अपनी सर्च का दायरा और ज़्यादा बढ़ाया और आने वाले पूरे 1-2 महीने नहीं बल्कि 1 साल तक अलग अलग टीम्स, इनफैक्ट लोकल जो वॉलंटियर्स थे उन लोगों को भी इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सा केस था, उलझाने वाला था। ऐसा केस जो सुलझाता है उसको बड़ी नाम और शोहरत मिलती है। सो यहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग टीम्स बनाकर अपने अपने पैमाने पर ब्रैंडन को ढूंढने की तलाश कर रहे थे। प्रैक्टिकली जहाँ ये ट्रक मिला था उसका आसपास का सारा इलाका खंगाल लिया, एक एक इंच जमीन खंगाल ली, खोद कर भी देख ली, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा कर भी देख ली कि क्या पता नीचे किसी ने उसको दफना दिया हो, लेकिन नहीं,
यहाँ ब्रैंडन का कोई नाम और निशान नहीं था। सो एट द एंड पुलिस वाले भी अब कितने ही हाथ पैर मारेंगे। 1 साल उन्होंने पूरी छानबीन करी लेकिन एक भी सबूत नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने हार मान ली। इस केस की फाइल को बंद करके साइड में रख दिया, इसको क्लोज नहीं किया कि हाँ जब कुछ मिलेगा तो इसको देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। पुलिस वाले शांत हो चुके थे लेकिन ब्रैंडन के घर वाले वो शांत नहीं हुए। आने वाले टाइम में ब्रैंडन की पत्नी लडैसा ने 3 अलग अलग प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज को ब्रैंडन के केस के बारे में बताया और उन अलग अलग डिटेक्टिव्स ने आने वाले सालों तक, कई सालों तक इस केस के ऊपर काम किया। इनफैक्ट ये केस अब पूरे अमेरिका के अंदर इतना ज़्यादा पॉपुलर बन चुका था कि इसको टीवी शोज के अंदर कवर किया जाने लगा। अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज जो शो आता है उसके अंदर भी कवर किया गया कि आखिर ऐसे बंदा गायब कैसे हो गया। सबके अंदर ये बात की अब चुल थी जानने की कि आखिर ब्रैंडन के साथ हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि एकदम से जिंदा बंदा गायब कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये नशे पते में कहीं इधर उधर चला गया हो और किसी ऐसे जंगली इलाके में चला गया हो कि इसको जानवरों ने काट पीट कर खा लिया। या फिर दूसरी थ्योरी बस यही थी कि हो सकता है वो जो 3 आदमी उसका पीछा कर रहे थे उनमें से किसी एक ने या फिर तीनों ने मिलकर ब्रैंडन का मर्डर कर दिया हो, उसकी बॉडी को कहीं और ले जाकर ठिकाने लगा दिया हो। सो अब टोटल 9 साल बीत चुके थे ब्रैंडन को गायब हुए। एक भी क्लू नहीं, एक भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं इस केस के अंदर। किसी को कोई आइडिया नहीं कि ब्रैंडन के साथ क्या हुआ। जनवरी 2022 में एक और वॉलंटियर्स का ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप, पहले दर्जनों सैकड़ों ग्रुप, मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, सैकड़ों ग्रुप्स ने आकर इस हाईवे के ऊपर तलाश करी थी, छानबीन करी थी, ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं मिला। जनवरी 2022 में एक ऐसा ही ग्रुप इस हाईवे के ऊपर आया और स्पेशली उस स्पॉट पर गया जहां उसका वो ट्रक खड़ा था, उसके आसपास दोबारा से अपनी छानबीन करने के लिए। और इन लोगों ने इस केस के अंदर सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू निकाला। वो तलाश करते करते पास ही के खेतों में पहुंचे, जबकि पहले भी ये इलाका दर्जनों बार, सैकड़ों बार सर्च किया जा चुका था लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं मिला था। बट अब इस टीम को इस हाईवे पर जहां वो ट्रक खड़ा था 9 सालों पहले ब्रैंडन का, इस ट्रक से सिर्फ कुछ ही फीट दूर कैक्टस के अंदर 2 शॉर्ट्स जो पहनते हैं निक्कर टाइप के, 2 निक्कर और साथ में एक जूते का जोड़ा इन्हीं कैक्टस के अंदर पड़ा था। जबकि ये इलाका पहले बहुत बार सर्च किया जा चुका है, कभी किसी को नहीं दिखाई दिया। तुरंत पुलिस वालों को यहाँ मौके पर बुलाया गया और ये जो चीज़ यहाँ मिली थी इनको पुलिस वालों ने अपने कब्जे में लिया। तुरंत ही काइल और उसकी पत्नी को साथ में बुलाया गया। लडैसा भी यहाँ पर आई। लडैसा ने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ यही शॉर्ट्स और शूज़ को पहनकर ब्रैंडन अपने घर से बाहर निकला था। और पुलिस वालों ने आज 2022 में दोबारा से जब सर्च करी तो उनको इस कैक्टस से, जहां पर ये कपड़े और जूते मिले थे, इससे सिर्फ कुछ ही फुट दूर इंसानी खोपड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, उसकी हड्डी का। और जब इस हड्डी को टेस्ट करवाया गया तो ये डीएनए 100% मैच था ब्रैंडन लॉसन के साथ। बेशक ये जो चीज़ें मिली थी इससे हमें कुछ सवालों के जवाब तो मिलने वाले थे, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि ये चीजें उस ट्रक से, जहां वो ट्रक खड़ा था, उसे सिर्फ कुछ ही फुट दूर मिली है। ये इलाका पहले भी दर्जनों बार सर्च किया जा चुका है, कभी किसी को ये चीजें कैसे नहीं दिखी, ऐसा पॉसिबल भी कैसे था। इनफैक्ट इनके मिलने के बाद तो और ज्यादा सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जहां पर ये चीजें मिली थी वहां कोई गहरा जंगल नहीं है, एकदम फ्लैट रेगिस्तान है, उसके बीच में कैक्टस खड़े हैं। और ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि कोई दर्जनों की टीम यहां पर आए और उनमें से किसी को भी ये चीजें यहां पड़ी हुई ना दिखाई दे, पूरे 9 सालों तक ना दिखाई दे। एक बार हो सकता है, 2 बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा, लेकिन 9 सालों में दर्जनों, सैकड़ों अलग अलग टीमों ने आकर यहां पर अपनी छानबीन करी थी, लेकिन किसी को भी नहीं दिखा। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके तो यहां सिर्फ 2 मतलब निकलते हैं। पहला ये कि जिस इलाके में ये मिले थे, ये सारे सबूत मिले थे, इस इलाके में जो पहले दर्जनों टीमें आई, जो सैकड़ों लोग आए जिन्होंने यहाँ पर अपनी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करी, जो ऊपर हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, जो थर्मल कैमरास लगे थे, जो K9 डॉग्स यहाँ पर आए थे, उनमें से किसी को भी ये चीज़ें यहाँ पड़ी होने का आभास नहीं हुआ, किसी को कुछ दिखाई नहीं। या फिर दूसरा ऑप्शन, ब्रैंडन के इन रिमेन्स को बाद में यहाँ पर लाकर डंप किया गया था, यानी कि हो सकता है 9 सालों बाद यहाँ लाकर डंप किया गया हो। अगर हम ऑप्शन 2 सिलेक्ट करते हैं तो सवाल फिर से यही खड़ा हो जाता है कि ब्रैंडन आखिर था कहाँ पर, किसके साथ था, कैसे था, वहाँ तक पहुँचा कैसे, ये सारे सवाल। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, ब्रैंडन का ये सारा सामान इंक्लूडिंग उसका स्कल यहाँ तक वापस पहुँचा तो पहुँचा कैसे। ये सारे सवाल आज भी बरकरार हैं। आपको अपनी थ्योरीज बनानी है। मैंने आपको अपने सारे विचार इसमें बता दिए, आप अब मुझे बताइए कि यहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि ये केस पूरे इंटरनेट का सबसे बैफलिंग मिस्ट्रीज में से एक है। ये केस सबको परेशान करके रखता है। इनफैक्ट अब आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको भी ये परेशान करेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, वो 3 बंदे कौन थे, ब्रैंडन के साथ क्या हुआ, किसने उसको मारना चाहा, क्या मोटिव था।
एग्जैक्टली ये सब कुछ अननोन है, आज तक हमारे पास कोई इसका अच्छा जवाब नहीं है। सो आप अपने जवाब मुझे जरूर बताएं नीचे। खैर अब आज का Q&A। हमारा आज का पहला सवाल है तहेरा का। हे विकी, होपिंग यू आर डूइंग वेल। आई एम योर ऑल सब्सक्राइबर फ्रॉम अफगानिस्तान। लव टू अफगानिस्तान। आई वॉन्ट टू आस्क दैट व्हाट इज योर ओवरऑल व्यू अबाउट सीरियल किलर्स एंड देयर माइंडसेट। लुक, मैंने आपको अपनी स्टोरीज के अंदर पहले बहुत बार बताया है कि सीरियल किलर्स जो होते हैं ना, उनकी नींव बचपन में ही रख दी जाती है। उनका माइंडसेट उनके माता पिता या फिर उनके परिवार का माहौल तय करता है। या तो उनके माता पिता बहुत गलत हों या फिर उन माता पिता ने अपने बच्चे के साथ बहुत गलत किया हो। जो ट्रॉमा उसको बचपन में लग गया था वो उसकी पूरी ज़िंदगी उसके साथ चलता है और आगे जाकर वो ऐसे ऐसे कांड करता है जो उसको उस ट्रॉमा से सेटिस्फाई करें। तभी ऐसे सीरियल किलर्स हमें देखने को मिलते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल है मंताशा खान का। हेलो विकी भाई, मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ और सभी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। जब कोई मैं स्टोरी आपकी सुन रही होती हूँ तो मेरे हस्बैंड को फेक लगती है। उनको लगता है कि इतनी ज़्यादा जानकारी कैसे कोई बता सकता है, तभी उनको फेक लगती हैं। आप बताएं मैं उनको कैसे प्रूव करूँ कि ये रियल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है आपका एंड थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोज़ देखती हैं इसके लिए। एंड मैं आपके हस्बैंड को कहना चाहूँगा कि आप गूगल करके देखिएगा, आपको ये सारी जानकारी वहाँ भी मिल जाएगी। सिर्फ निकालने की ट्रिक्स होती हैं कि आप किसी जानकारी को किस वे से बाहर निकालते हैं। एक होता है कि आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, एक आप होता है उसकी डीप गहराई में जाकर तब आपको वो चीज़ें पता लगे। सो आप गूगल करके देखिएगा, आपको सारे प्रूफ वहीं मिल जाएंगे। आज का हमारा तीसरा सवाल है ममता का। हाय सर, आई एम बिग फैन ऑफ योर। थैंक यू सो मच। आज मेरा बर्थडे है। ओह हैप्पी बर्थडे। तो मेरी सवाल ये है कि मुझे अपनी सिस्टर के लिए एक यूट्यूब चैनल खोलना है, तो उसमें हमें कैसे सक्सेस मिलेगी, क्या करना पड़ेगा और एडिटिंग कैसे करें जो लोगों को पसंद आए। तो आप कुछ बता सकते हैं प्लीज़ एंड पिक माई क्वेश्चन। लोग यार देखो, ये सबका पैशन होता है। अगर आपको यूट्यूब पे सच में सक्सेसफुल होना है ना, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप सिर्फ उसमें पैसे के लिए बैठे हैं कि हाँ हमें तो बस इससे पैसा कमाना है, तो आपको YouTube लात मारकर बाहर निकाल देगा। जो लोग यहाँ सिर्फ पैसे के लिए आते हैं वो कुछ ही दिन टिक पाते हैं, उसके बाद YouTube भी समझ जाता है यार वो गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, इतना कुछ उन्होंने बनाया है, ऐसे थोड़ी ना बैठे हैं वो कि हाँ जो मन करे आकर यहाँ से पैसे कमा कर चला जाएगा। नहीं, यहाँ आपका काम आता है पैशन। आप किसी चीज़ के ऊपर पैशनेट कितना है। मुझे क्राइम एंड हॉरर पसंद है, इसलिए आज मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ। अगर मुझे इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता या फिर मैं सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पर होता तो कब का यहाँ से छोड़कर जा चुका होता। अपना जो मेरे काम चल रहे हैं वही कर रहा होता। आज भी मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी वीडियो मोनेटाइज हो रही है, डीमोनेटाइज हो रही है, मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं करनी। मुझे ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। मैं सिर्फ अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। इसलिए आपको भी ये एडवाइस है कि आप सिर्फ अपना पैशन फॉलो करिएगा, जिसके अंदर इंटरेस्ट हो सिर्फ वही वीडियोज़ बनाएं। आज का हमारा चौथा सवाल रोज़ी को। राधे राधे विकी, मैं भी हरियाणा के फरीदाबाद से हूँ। मुझे पूछना है कि आपको एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। राधे राधे रोज़ी, मुझे वीडियो बनाने में तकरीबन 15 दिनों के आसपास का टाइम लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि 3 दिनों में एक वीडियो आ रही है। नहीं, इसका काम बहुत पहले से स्टार्ट होता है। साइमल्टेनियसली एक साथ 4-4, 5-5 केसेस के ऊपर काम चलता है। जो पहले तैयार हो जाए वो मैं डाल देता हूँ। स्क्रिप्टिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग 2 दिन मान लीजिए, एडिटिंग 1 दिन मान लीजिए, एंड फिर तो अपलोडिंग होती है, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, बट 15 दिनों के आसपास एक स्टोरी में टाइम लगता ही है। आज का हमारा लास्ट सवाल कुंभ का क्वेश्चन। Is there any case which you covered where criminal got arrested and no one get killed and is funny the dumb plan executed by the criminal? हाँ, सबसे फेमस केस है वो ऑस्ट्रेलिया वाला। मैंने आपको सुनाया था एक केस जिसमें एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड थे। वो जंगल में गए थे रेगिस्तान में, वो अपना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने एक प्लान बनाया था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी तरीके से यहाँ किडनैप करके दूसरे इलाके में ले जाऊँगा। वहाँ से वो उसको 450-500 किलोमीटर दूर ले गया। ये दिखाया कि हम दोनों किडनैप हो चुके हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग बंदों ने हमको किडनैप किया है और यहाँ जंगल में ला के छोड़ दिया है। और वो लड़की उसके साथ रह रही है, ठीक है भाई हमको बचा ले। उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, वो किडनैपर जाते जाते इनके कपड़े भी ले गया था। ये दोनों नंगे उस जंगल के अंदर घूम रहे हैं, रातों को सो रहे हैं। और एक हफ्ते बाद फाइनली ये जंगल से बाहर निकलकर एक रोड पर पहुँचे और इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। और हॉस्पिटल में जाने के बाद पुलिस वालों ने जब पूछताछ करी तो ये पता चला कि ये जो लड़का था बॉयफ्रेंड, इसी ने सारा प्लान बनाया था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा कुचू पुचू कर सके, उसके साथ संबंध बना सके। क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पहले भी काफ़ी बार कहा था फिजिकल होने के लिए, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा मना करती आई थी। इसलिए उसने प्लान बनाया कि मैं इसके साथ अगर रात गुजारूंगा तो इसका भी मन करेगा ये कुछ करने के लिए। इसलिए इसने इतना बड़ा ये रच दिया है पूरा कांड।
सो ये बहुत ज़्यादा फनी था एंड यू नो जब भी मैं उस स्टोरी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। खैर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ आकर मुझसे बात कर सकते हैं, आपके जो भी सवाल हो वहाँ भी आप आकर मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ आकर आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसके अंदर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट रीनो शॉर्ट्स को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।